बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, आज ऐसा लगा कि जैसे एक बार फिर हम लोगों को वही भौचाल, वही सूरत हाल, वही सिस्टम यरगमाल नजर आया जो बड़े अरसे से नजर आ रहा है। बिलखुसूस इस टाइम पर अब जब अल्टीमेटम दे दिया फवाद चौधरी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि जी अगर आप इसी तरीके से चलते रहे तो फिर हम कानूनी कार्रवाई की तरफ जाएंगे हुकूमत को। लेकिन मजे की बात यह है कि हुकूमत की तरफ से बार बार ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं जो एक ही तरफ इशारा कर रही हैं। वो किस तरफ इशारा कर रही हैं उस तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। आज के प्रोग्राम के अंदर हमारी टॉप स्टोरीज क्या हैं? सबसे पहली टॉप स्टोरी हमारी ये है कि क्या इलेक्शंस यानी इंतखाबात को मुलतवी करवाने का ऑप्शन हुकूमत के पास मौजूद है या वो ऑप्शन मौजूद नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी की बात तो चल रही है। इमरजेंसी लगवाना या ना लगवाना, दोज आर टू थिंग्स। जनरल परवेज मुशर्रफ भी इमरजेंसी वाले केस में फंसे थे। क्या हुकूमत भी ऐसी कोई काम करने की कोशिश करेगी या नहीं करेगी? उसके बाद हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद होना एक तरफ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर जाती हमले होने लग गए हैं। हुकूमत की तरफ से जजेस को और इंस्टीट्यूशंस को निशाना बनाया जाने लगा है। पूरी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन को निशाना बनाया जाने लगा है। दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। यानी दो सियासी जगहें, दो सियासी ओपोनेंट्स आमने सामने खड़े हैं और दो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस को निशाना बना रहे हैं। वो इंस्टीट्यूशंस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिनको एक सेफ गार्ड हासिल है। फिर हम जाएंगे अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ और बात करेंगे इसराइल के हवाले से। पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात, तिजारती ताल्लुकात टू बी प्रिसाइज, इनके बारे में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी डेवलप हुई। फिर कुछ क्लैरिटी आई, कुछ क्लैरिफिकेशंस दी गई और कल रात को इसराइल ने मस्जिद अक्सा पर एक बार फिर हमला कर दिया, जिसके अंदर कई फलस्तीनी इस टाइम पर जख्मी हैं। इंतहाई अफसोसनाक मनाजर जो कि देखने में आए, उसकी भी बात करेंगे। इन दोनों को कनेक्ट नहीं, लेकिन दोनों के हवाले से इसराइल के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, जबकि वो क़िबला अव्वल के साथ ये जो है वो बेतौकीरी उसकी कर रहे हैं। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं सियासी टॉपिक के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे जमशेद इकबाल चीमा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। फिर हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, हुकूमत का अहम हिस्सा है। और आखिरी सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे आसिफ दुरानी साहब, एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब इज एन एक्सपर्ट ऑब्वियसली ऑन डिप्लोमेटिक मैटर्स। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, आप भी ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊं, मैं आपको खुर्रम दस्तगीर साहब और साथ ही साथ मरियम नवाज साहिबा की कुछ शॉर्ट सुनवाना चाहूंगी, वो सुन ले, फिर सवाल की तरफ आते हैं। अप्रैल 2022 के बाद से जो एक साल गुजरा है, इस मुल्क में बदअमनी और अनारकी के दो सोर्सेज हैं। एक साबिका हुक्मरान जमात फाशिस्ट्स और एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और पूरा मुल्क डिवाइडेड है बशमूल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अक़लियती फैसले को अक्सरियती फैसले पे मुसल्लत कर दिया। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत नहीं मान रही, हमें कह रहे हैं कि वो फैसला मानो। चीमा साहब, आपकी तरफ ही आऊंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुडिशरी की इज्जत और ताजीम की बात कर रही है, हुकूमत बात कर रही है एस्टैब्लिशमेंट की इज्जत और ताजीम की। हुकूमत कह रही है कि जुडिशरी सियासत में हिस्सा बन रही है और सियासत कर रही है। आज बिलावल साहब ने भी कहा कि जी सियासत कर रही है तो फिर हम भी सियासत करके दिखाएंगे और सियासी जवाब के लिए तैयार रहें। आप लोग कह रहे हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट सियासत कर रही है। यहाँ कोई ऐसा इंस्टीट्यूट सियासी जमातों ने रहने देना है जो कि ऐसा इंस्टीट्यूट हो जिससे बात कराने या मीडिएशन कराने वाले काम भी लिया जा सके, या सारे इंस्टीट्यूशंस को हम लोगों ने एक ही तरह एक ही लाठी से हाँकना? देखें, इंस्टीट्यूशन को मेहरबानी करनी चाहिए, कुछ जमातों को बनने, कुछ जमातों को रहने दें। आज तक जितनी जमातें हैं वो एस्टैब्लिशमेंट ने कई जमातों को प्रमोट किया है, पार्टियां बनाई हैं, पार्टियां बनाई हैं। अभी ये जो टीम स्टूडेंट आया, ये तारीख का हिस्सा है। ये पार्टियों को तो आप जो बात सवाल कर रही हैं, मुझसे ये सवाल कर वो किसी पार्टी को कहते हैं मुल्क को इस साल में ये पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू होती है, और पॉलिटिकल पार्टी कौम का असासा होती है। वो जो एक पख्तून है, एक बलोच है, लेकिन चीमा साहब, सियासी जमातें तो तब पॉलिटिकल असासा होंगी ना जब पॉलिटिकली मामलात को हल करेंगी, या अदालतों में ले जाते हैं या गेट नंबर 4 के सामने खड़े हो जाते हैं। नवाज शरीफ को करते हैं या अच्छा, सो आप कह लें कि ये 75 साल की जो कोशिश है पूरी के, आपने पहले कार्नर किए बांग्लादेश
सारी पॉलिटिकल लीडर को और पाकिस्तान में और चीमा साहब, आपकी ऑडियो में थोड़ा सा इशू आ रहा है, आपकी ऑडियो ब्रेक हो रही है। लेकिन माजरत के साथ इशू ये है कि सियासी जमातें भी रोटी को चोची तो बोलती नहीं है। अगर वो हिस्सा बन रही हैं उस सूरत हाल का तो फिर पूरा पूरा हिस्सा वो भी हैं। और अगर यहाँ जुडिशरी को भी सियासत के अंदर आने का इल्जाम दिया जा रहा है तो उसका भी जवाब लेना होगा। मुझे ब्रेक की तरफ जाने दें, ब्रेक के बाद तब तक बाय दैट टाइम विल फिक्स योर ऑडियो एज वेल, ताकि हम आपको बेहतर तरीके से सुन सकें। और डॉक्टर साहब को भी तब तक ऑडियो उनकी भी फिक्स करते हैं। ब्रेक की तरफ जाते हैं, विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन इन अ व्हाइल। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक जाने से पहले इदारों के हवाले से सवाल हो रहा था। खुर्रम दस्तगीर साहब की स्टेटमेंट आपने सुनी, मरीम नवाज साहिबा की स्टेटमेंट आपने सुनी। कुछ देर पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बड़ा वाज़ेह तौर पर ताबड़तोड़ हमले किए अदलिया के ऊपर। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, अदालत की ताज़ीम हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब चाहे वो 3 का बेंच हो, 5 का बेंच हो, 6 का बेंच हो या 15 का बेंच हो, जितने का भी बेंच है, आपने उस फैसले को मानना है। उसके लिए एक लीगल रेमेडी है, या तो लीगल रेमेडी इख्तियार कर लें या एटलीस्ट पूरी अवाम के सामने, पूरे मुल्क के सामने एक इदारे की इज्जत और ताजीम उछालें तो ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया निका। देखिए, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता कि हमारी क़यादत, हमारी पार्टी कोई इदारों की इज्जत और तकरीम को, और खासतौर पर अदलिया की आपने बात की है, उसे कोई उछाल रही है या उसकी कोई तस्दीक कर रही है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं वो भी एक कानूनी बात है और एक आईनी बात है। और जब आप बात करते हैं कि जी अदलिया, तो आप लोग अदलिया से मिसाल लेते हैं सिर्फ एक ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हम अदलिया को कह रहे हैं कि पूरी सुप्रीम कोर्ट, अदालत उज़्मा इटसेल्फ, वो अदलिया है। और ये जिस मुतनाज़ा फैसले की बात हो रही है, जिसके तनाजुर में ये सारी गुफ्तगू हो रही है, जिसका आपने जिक्र किया, उसमें हमारा एक मौक़िफ़ है कि ये 7 रुकनी बेंच ने फैसला सुना था, जिसमें 4 जो रुकनी बेंच उसे कह लें या 4 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान कह लें, उन्होंने अपना एक वाज़ेह मौक़िफ़ इस पे दे दिया है और वो अक्सरियती मौक़िफ़ है। उसके मुकाबले में जो मौक़िफ़ आता है वो 3 रुकनी बेंच का मौक़िफ़ है, जो कि माइनॉरिटी का व्यू है, जो कि इक़लियती मौक़िफ़ है। अब इस पे आप लोग ये कह रहे हैं कि अगर हम एक आईनी बात कर रहे हैं, उसके फैसले का वो पहलू जो कि हमारी नजर में सही है उसकी बात कर रहे हैं, आप इसे कह रहे हैं कि हम इदारों की कोई तस्दीक कर रहे हैं, इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम खुदा न खास्ता ना तो कोई अदलिया पे कोई टकराव की या लड़ाई की बात कर रहे हैं, हम भी लीगल रेमेडी से ही आगे बढ़ेंगे। जो रास्ता आइन और कानून में दिया गया है, आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, हम उसको लेंगे। डॉक्टर साहब, जो आप फरमा रहे हैं ना, वो एक सेन पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं आपको जरा खुर्रम दस्तगीर साहब का शॉट दोबारा सुना देती हूँ, गालिबन आप पहले नहीं सुन सके। सुने मेरी बात, सुन ले, एक मिनट सुन ले। नहीं, वो डायरेक्टली कह रहे हैं कि अप्रैल से लेकर अब तक जितना पॉलिटिकल हिजान है वो अदलिया की वजह से है या खान साहब की वजह से। देखें, मैं उसको वजाहत कर देता हूँ। वैसे तो जाहिर है वो बड़े ज़ीरे सियासतदान है और वो बड़ी खुल के अपना मौक़िफ़ देते हैं। बात यह है कि ये सारी जो इस वक्त एक कशमकश की कैफियत नजर आ रही है, उसको हैजान कह लें, पॉलिटिकल टर्माइल कह लें, अफरा तफरी कह लें, इसकी जिम्मेदार को मुस्लिम लीग नून तो नहीं है। यहाँ पे और भी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। हम ये कह रहे हैं कि सारे अपने अपने हिस्से का फर्ज पहचाने, अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी पहचाने। पीएमएलएन पहचानने को तैयार है? हम बिल्कुल तैयार हैं, बैठने को तैयार है खान साहब के साथ। फैसले के खिलाफ मोस्ट वेलकम। अब तो मरने मारने की बातें आ रही हैं डॉक्टर साहब, वो मरने मारने की बातें क्या? पहले दिन से हम ये बात कह रहे हैं कि आए, बैठे, मामलात को बैठ के तय करें। आप मुझे अब एक बात बताएं, ये एक बड़ी अजीब बात है कि आइन का वो पहलू जो 90 दिन की बात करता है वो तो सारे पढ़ रहे हैं। उसी आइन में क्या ये नहीं लिखा कि जब सूबे में गवर्नमेंट होगी, तो जब सूबे में इलेक्शन होंगे तो गवर्नमेंट केयर टेकर होगी, और जब कौमी असम्बली का इलेक्शन होगा तो पंजाब में भी, केपी में भी केयर टेकर गवर्नमेंट्स होंगी। डॉक्टर साहब, मुझे वो आर्टिकल जरूर बताइएगा जहां लिखा है कि अगर विफाक के अंदर भी इंतखाबात होंगे तो सारे सूबों के अंदर केयर टेकर सेटअप होगा। बिकॉज अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज 18वीं तरमीम के बाद वो एक सेपरेट एक ऐसी
इंतजामी एंटिटी है जो कि अपने इंतखाबात खुद से डिसाइड कर सकते हैं? नहीं, इंतजामी एंटिटी नहीं है। आइन ये बात कहता है कि कौन सा आर्टिकल? इलेक्शन सूबों के होंगे। आर्टिकल, मैं तो वकील नहीं हूँ लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आर्टिकल भी। इलेक्शन अगर सूबों में हो या मरकज में हो तो वो केयर टेकर सेटअप की निगरानी में होंगे। आइन ये बताता है कि केयर टेकर सेटअप कैसे बनेगा। आइन ये कहता है कि वो लीडर ऑफ हाउस, लीडर ऑफ अपोजिशन, कौमी असेंबली हो, सूबाई असेंबली हो, उनकी मुशावरत से बनेगा। अगर कंसेंसस ना हो तो एक पैनल बनेगा, पार्लियामेंट्री पैनल बनेगा। आइन कहता है। और अगर वो भी ना फाइनल कर सके तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, एक्टिंग चीफ मिनिस्टर का तयन करेगा। ये आइन कह रहा है, ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप नहीं कह रहा। वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, भूल गए हैं। वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आज डॉक्टर जो साहब। इलेक्शन करवाने की बात हो रही है, ये आखिरी बात जरा सुन लें। अगर अब इलेक्शन हो जाता है पंजाब में, तो जब वहां कौमी असेंबली के इलेक्शन अक्टूबर में होंगे तो वहां केयर टेकर सेटअप नहीं होगा, वहां पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट होगी। उस इलेक्शन को कौन मानेगा? और ये सिर्फ अनिका ये भी ध्यान में रखें कि वन टर्म नहीं है, एक दफा की बात नहीं है। ये मुसीबत हर 5 साल बाद पाकिस्तान पे नाजल होगी। हर 5 साल बाद सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन अलग होंगे, कौमी के अलग होंगे, और ये अफरा तफरी मची रहेगी। अच्छा, यानी ना खत्म होने वाला एक बेसुकूनी। तो इसको मैनेज करके आप सूबाई असेंबली के इलेक्शन 2 महीने आगे ले जाए, कौमी को 2 महीने पीछे ले आए। भाई एक डेट डिसाइड कर लें। डॉक्टर मतलब क्या है साहब, इसमें? दिस इज अ ब्रेकिंग न्यूज राइट नाउ। क्या आप ये कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत कौमी असेंबली के इंतखाबात 2-4 महीने पहले कराने के लिए तैयार? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? मैं कह रहा हूँ कि जब आप बैठेंगे तो ये रास्ता निकल सकता है कि 2 महीने कौमी के पीछे हो जाएं, 2 महीने ये आगे हो जाएं, कोई एक कंसेंसस डेट आ जाए, इस हिसाब से हमेशा के लिए जान छूट जाए पाकिस्तान की। चले इस पॉइंट को जरा मुझे पिक करने दें डॉक्टर साहब। मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। चीमा साहब, ये वाली सजेशन, ये वाली पेशकश जो डॉक्टर साहब ने दी है, और जाहिर है वो अपनी पार्टी के अंदर एक रुतबा रखते हैं, ये आप मंजूर करने को तैयार होंगे? क्या आप 2 महीने आगे चले जाएं, वो 2 महीने पीछे आ जाते हैं? देखिए, ये आप कह लें कि मैंने बिल्कुल होता है, और सुप्रीम कोर्ट जो टाइम दिया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कि अब खुद तय आगे कर, यानी आगे पीछे कर ले, ये तो टाइम दिया। लेकिन ये मोहतरम शहबाज जी इमरान खान पहले माफी मांगे, अब माफी मांगे। बेसिकली मैं समझता हूँ ये कर रहे पता है कि हमने जाना है, तो ये काम इनका मूड ये है कि साल डेढ़ बड़ा ऊपर यहाँ टीवी पानी है इनकी, टीवी पे भी बल्कि कहते अपनी जो निजी मीडिया ये कहते हैं हमने 2 साल। आप कह रहे हैं टीवी पे, ये कह रहे हैं निजी महफिलों पे, निजी महफिलों के अंदर ये बात नहीं हो रही। डॉक्टर साहब, आप लोग निजी महफिलों में 2 साल डिले करने की बात कर रहे हैं, जो चीमा साहब क्लेम कर रहे हैं कि आप टीवी पे ये कह रहे हैं, बड़ी आपकी मेहरबानी, लेकिन निजी महफिलों में कुछ और बात हो रही है, इमरजेंसी की बातें हो रही हैं, वही बात जो कि परवेज मुशर्रफ साहब ने की थी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, हो रहा है कि सवाल किया जाता है, मुंह में अल्फाज डाले जाते हैं। लेकिन जी, क्या आप समझते हैं कि सवाल जो पूछने का अंदाज मैं आपको बता रहा हूँ, क्या आप समझते हैं कि माशाल्लाह लग सकता है? क्या आप समझते हैं कि इमरजेंसी लग सकती है? तो हमारे जैसे शरीफ आदमी कहते हैं जी ऑप्शंस तो मौजूद हैं। फिर आप हमारे नाम से वो स्टेटमेंट चलानी शुरू कर देते हैं कि डॉक्टर तारिक ने कहा जनाब की इमरजेंसी लग सकती है, माशाल्लाह लग सकता है। हमने ये बात नहीं की। आपको पता है बाजवा साहब ने आपके बारे में, आप लोगों के बारे में, सियासतदानों के बारे में कहा था कि सियासतदान बड़े तेज हैं, मैंने खान साहब को बताया था। तो हम मासूम किधर आपके मुंह में कोई अल्फाज डाल सकते हैं डॉक्टर साहब? सियासतदान तेज होते, मुल्क के हालात ही ना होते, ये सब हो चुके हैं। अच्छा, तो क्या कर रहे हैं आप फिर? इमरजेंसी लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे? लोग होते हैं जी, फिर इमरजेंसी लगा रहे हैं? देखिए, इमरजेंसी बहुत बात की बात है, उससे पहले हमारे पास बड़े कानूनी ऑप्शन मौजूद है और हम बिल्कुल एक लीगल रास्ता ही इख्तियार करेंगे। मैंने कहा था कि हमारी पार्टी वुड बी द लास्ट पार्टी कि जिसके दौर में ये हो कि हमने कोई खिलाफ आइन को बात की है, खिलाफ कानून बात की है, हम गलत से टकराव किया है, हम ये तरह अपने ऊपर नहीं लेंगे। हम बिल्कुल एक आईनी रास्ता इख्तियार करेंगे, कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। अभी भी हमारी जो समझ में बात आती है हम वो कर रहे हैं। हम अक्सरियती फैसले को कह रहे हैं कि ये फैसला है जो वैलिड है और हम इसको इसी फोरम को आगे बढ़ाएंगे। अगर हम गलत हुए तो बात समझ आ जाएगी आगे जाके हमें, अब हमें भी समझ आ जाएगी कि हम गलत है, लेकिन
मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जितनी भी लीगल फर्टर्निटी है वो ये बात कह रही है कि ये फैसला 4-3 की नंबर से वो फैसला है जो अक्सरीती है। दूसरी बात, मेरी एक बात सुनना है, मैंने जैसे लोगों ने कहा ना फैसला नहीं मानते, मैंने उनसे कहा मेरे खिलाफ किसी एक कोर्ट से फैसला हुआ, लोअर कोर्ट से मेरे खिलाफ हुआ, मैंने कहा मैं फैसले को नहीं मानता, मैंने अपर कोर्ट में उसे चैलेंज किया और अपर कोर्ट में मैं जीत गया, वही फैसला मेरे हक में हो गया। इसी तरह जिसका जो केस से भाग रहा होता है वो तारीखें ले रहा होता है, वो ये नहीं कह रहा होता जनाब के आए जी बैठ जाएं और मेरे केस का फैसला करें। हम तो ये कह रहे हैं कि आप 3 रुकनी ऑनरेबल बेंच की बजाय 17 रुकनी बेंच बनाएं। पूरी सुप्रीम कोर्ट हमारे, ठीक है, लेकिन ये इस्तेहकाक तो डॉक्टर साहब सुप्रीम कोर्ट का है ना कि वो उसने कितने रुकनी बेंच बनाना है। आपने ऐसा सवाल किए, एक दिन में 3-3 टीवी प्रोग्राम्स पे जवाब दे रहे हैं, लेकिन किसी ने इस एक सवाल का जवाब दिए कि हमारी नेक नीति नहीं है। हम कह रहे हैं कि 3 जज साहिबान ना सुने 17 सुने, 3 के अलावा जो 14 जज साहिबान है, क्या वो मतलब कोई हमारे को रिश्तेदार है? नहीं। ठीक, हम मेरिट की बात उसके ऊपर कोई नहीं पूछ रहा कि ये 17 के बेंच क्यों नहीं, इसमें क्या कबात है? चीमा साहब, आपकी नजर में ये डिमांड जो गवर्नमेंट की है, क्या ये दुरुस्त है? आप अपनी पर्सनल और पॉलिटिकल राय के साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि अब फैसला जो आ गया है, इस पे अल्टीमेटम दिया है फवाद चौधरी साहब ने कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसी तरीके से सिचुएशन को हैंडल करती रही और अदालत के ऊपर अटैक करती रही तो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है उन्होंने गालिबन। वो कह रहे हैं कि फिर हम मामला अदालत के अंदर लेकर जाएंगे। क्या करेंगे अदालत जाकर? सारी चीजें अगर अदालत में ही हल होनी है तो पार्लियामेंट को फिर बंद कर दें, ताले लगा दें, क्या करें? देखिए, मुस्लिम लीग नून चाहती है कि जिनका हक है इलेक्शन या वोट देना जिनका, वहां इलेक्शन नहीं होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक डिमांड होनी चाहिए कि फैसला आइन और के मुताबिक, ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की वोटर लिस्ट बना दें, हमारे वोटर लिस्ट इलेक्शन हो जाए सुप्रीम कोर्ट में और अवाम में नहीं होना चाहिए। ये एक ही बात है कि जी 15 हो उनमें से जिसके देंगे वो जीत कोर्ट का वो हाथ। क्वेश्चन ये है कि क्या कितनी बार पाकिस्तान फुल कोर्ट बने, कितनी बार और कब किसी ने डिमांड की है फुल कोर्ट की, और जब बाकी किसी ने किया तो क्या कभी किसी ने मांग गई है? ये हक जो है ये सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया जब क्या तो उसमें आप रिव्यू चले आप जा रहे हैं, गिरें लगा के कर रहे हैं, बना रहे हैं उनके फैमिली पॉइंट में, तो उसकी तरह है जिस तरह 97 में किया था, और फिर पूरी गवर्नमेंट बैठ के कहती है भाई अगर सिटिंग गवर्नमेंट जो है मैं सुप्रीम कोर्ट तो अब को बैठे हैं, अब तो आपके हुक्मरानी को, लिहाजा आपके ऊपर कंटेम्प्ट लगनी है, कंटेम्प्ट लगनी है। ठीक हो गया सब लोगों का मुल्क को। और आप देखिए, मैं जस्ट एक बात बताता हूँ कि चलती है मिसाल देहात में, चोर चोरी भागा तो पीछे लोग लग गए, तो उसे समझ आई कि मैं भाग नहीं सकता, तो उसने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। अब घर वालों ने बंदा तो यहाँ एक ही है तो लगता है चोर यही है, वो पास खड़े हो गए। अब चोर को समझ आ गई कि मैं करूंगा, पकड़ लेंगे। उसने फटाफट और कहा कि 100 कफल, ये 100 रकात नमाज कफल इन्होंने नियत ली है। आप चले पता नहीं ये 100 रकात नफल से बनता क्या है, लेकिन ये 100 रकात नफल उनके और 50 कोई आपके भी लगा लें। अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए दुआ करें एंड पे इन नफलों के, क्योंकि एट दिस पॉइंट इन टाइम दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस को निशाना बना दिया गया है। चीमा साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपने भी ज्वाइन किया। अभी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, पाकिस्तान और इजराइल के ताल्लुकात, तिजारत और पाकिस्तानी अशिया का इजराइल पहुंचना, और कल इजराइल का वही अपनी हरकतों के ऊपर वापस आना और मस्जिद अक्सा के ऊपर हमला कर देना। क्या हो रहा है आफ्टर ब्रेक।
वेलकम बैक। आप ब्रेक पे जाने से पहले पाकिस्तानी सियासत के हवाले से बात कर रहे थे। अब जरा बैनुल अक़वामी सियासत जो पाकिस्तान की है, डिप्लोमेसी है, उसके बारे में बात करते हैं। 28 मार्च को पाकिस्तान के एक ज्यूइश सिटीजन ने, जिनका नाम फिशल बिन खालिद है, ट्वीट किया और ट्वीट में कहते हैं कि कांग्रेचुलेशंस टू मी एज अ पाकिस्तानी, आई exported the first batch of Pakistani food products to Israeli market, dates, dry fruits, spice, single container। और माय वीडियो जो है वो आगे फिर की। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब को टैग किया, इमरान खान साहब को टैग किया, बिलावल भुट्टो को टैग किया, नवाज शरीफ साहब को टैग किया। इससे पहले 2019 के अंदर इन्हीं को, फिशल को ही पासपोर्ट जारी किया गया था, जिसकी बेसिस के ऊपर वो इजराइल ट्रैवल कर सकते थे। और उन्होंने इस हवाले से भी ट्वीट किया था कि डियर इमरान खान, ऑन 2 January मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स called to inform me that I can visit Jerusalem on Pakistani passport. I'm applying visa from Israeli embassy. Thank you Dr. Faisal। ये उस टाइम पर डॉक्टर फैसल जो थे वो फॉरेन ऑफिस के अंदर थे। अब इंटरेस्टिंग बात ये हुई है कि इस ट्वीट के बाद, जो 28 मार्च वाला ट्वीट है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को इजराइल में एक्सपोर्ट किया है, उसके बाद सवाल ये उठने लगे कि बड़े अरसे से ये बात बाज़गश्त तो कर रही है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात बना लिए जाए और रास्तवार की जाए माशी ताल्लुकात की, कम से कम। इससे पहले मुशर्रफ साहब के ज़माने के अंदर ये बड़ा नोन सा फैक्ट, ये एक ओपन सीक्रेट कह लीजिए कि इसराइल जानने की और डिप्लोमेसी बढ़ाने की बात बहुत आगे तक पहुंच गई थी। अब भी ये गुफ्तगू चल रही है, ये बातें चल रही हैं कि क्या इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। 28 मार्च को इस ट्वीट के बाद 2 अप्रैल को पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज ज़हरा बलोच साहिबा ने पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात के हवाले से एक एक्सप्लेनेशन दी। वो कहती है कि पाकिस्तान के इसराइल के साथ कोई सफारती तजारती ताल्लुकात नहीं है, इसराइल से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। फिर पाकिस्तानी वजारत तजारत ने भी इसकी एक्सप्लेनेशन दी। कहते हैं कि ना तो हमारे इसराइल के साथ तजारती ताल्लुकात हैं और ना ही हम इन्हें कायम करने की कोई इरादा रखते हैं। पाकिस्तान इसराइली तजारत शुरू होने की अफवाहें सरासर प्रोपेगेंडा है। 3 अप्रैल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने सेनेट के अंदर हुकूमत से इजरायली तजारत के हवाले से एक्सप्लेनेशन कॉल की कि एक्सप्लेन करें कि आखिर असल में हो क्या रहा है ये जो इजराइल से तमाम की तमाम तजारत है। इंटरेस्टिंगली 57 इस्लामी ममालिक के अंदर से 36 इस्लामी ममालिक ऑलरेडी इसराइल के साथ ताल्लुकात उस्तवार रखे हुए हैं, तजारती ताल्लुकात उस्तवार रखे हुए हैं। लेकिन मसला ये है कि कल रात को जो जारहियत फलस्तीन में की, जिसकी वीडियोज में आपके सामने पेश करूंगी, दिल दहल जाता है ये सोच के कि फलस्तीनी क़िबला अव्वल के अंदर इबादत करने जाते हैं, तरावियां पढ़ने जाते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं और उनका क्या हाल किया जाता है। तो क्या इसराइल से ताल्लुकात की जो बात फिर बाज़गश्त करी है, या एटलीस्ट इस ट्वीट के बाद ये जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, इसके पीछे कोई हकीकत, कोई ठोस बातचीत जो कि शायद अवाम से छुपाई जा रही है, कोई ऐसी चीज हो सकती है, या ये सिर्फ और सिर्फ एक वाकई में प्रोपेगेंडा है? हमारे साथ एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब मौजूद हैं। दुरानी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। दुरानी साहब, एक तो सबसे पहले ये 28 मार्च का जो ट्वीट है, इसने एक बहुत बड़ा भौचाल खड़ा कर दिया पाकिस्तान के अंदर। अंदर खाने इससे पहले इसराइल से ताल्लुकात बनाने के मामलात काफी आगे चले गए थे मुशर्रफ साहब के जमाने में। अब भी क्या इस तरह की कोई सूरत हाल है, या वो सही कह रहे हैं वजारत तजारत वाले कि सरासर प्रोपेगेंडा? ये मेरे ख्याल में मीडिया के अंदर जो टीकअप में तूफान लाया है वो वही है। अच्छा। इससे ज्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं है। और ये अब वो असल नाम जो है वो पाकिस्तानी, अगर उन्होंने वो मोबाइल में कहें तो आपने कोई इजाजत, मैं खानों भी बनता वो जो वो चाहते हैं। नहीं, वो उनका जाना तो कोई नहीं। हमारे पाकिस्तानी भी विजिट करते रहे, उनमें बाज़ उलमा हमारे, मैं खुद जानता हूँ शख्सी तौर पे, उन्होंने इजराइल विजिट किया, वहाँ मस्जिद अक्सा में नमाज अदा की। सवाल ये पैदा होता है कि माजी में भी, जिस तरह आपने अभी अपने इंट्रोडक्शन में जिक्र किया कि मुशर्रफ के ज़माने में एक कोशिश हुई थी, और इस तरह के गैर रस्मी तौर पे इजराइल के साथ तो बातचीत होती थी, लेकिन बाकायदा तौर पे उसको तस्लीम करने या ना करने का फैसला बहरहाल एक कौमी सतह पे हो, और कौमी सतह पे जब बात आई तो उसमें जाहिर है कि एक कंसेंसस होना बहुत जरूरी है, या ओवरवेलमिंगली जो है मुल्क की सियासी समाजी मददी जो कुव्वत एक साथ और वो बारे में फैसला करें। जैसे अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि अब जब इसराइल की ज़्यादतियाँ हैं पैलेस्टीन खासकर, जब भी ये मस्जिद
की बात आती है, वहाँ नमाज की बात आती है, उनकी ज़्यादा होती हैं। और सिंध का मसला अभी तक हल नहीं हुआ है। ये 1948 से जब से पैलेस्टीन को इसराइल पैलेस्टीन उन्होंने भेज किया है, उन ज़मीनों पे तदरीज है सलामी टेक्निक्स के ज़रिए कब्जा करते जा रहे हैं और ये एक्सपेंशनिज़्म आ रहा है जगह। लेकिन इसके साथ ही एक हकीकत है कि 57 जो इस्लामी है उसको 30 तस्लीम करते हैं इसराइल को। इसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज रिकॉग्नाइज इजराइल, ये का हकीकत है। तो अब आप ये देखें कि सियासत में आपने रियलिज्म की तरफ जाना है या आपने इमोशनल पॉलिटिक्स करनी है, ये फैसला आपको खुद करना है। इस सतह पे इस मामले में बहस हो। लेकिन इस टाइप का फैसला करने के लिए तो रानी साहब एक कंसेंसस होना बड़ा जरूरी है, एंड नॉट जस्ट अ कंसेंसस बिटवीन विदिन द गवर्नमेंट बट विदाउट द गवर्नमेंट एज वेल। सारी पॉलिटिकल पार्टीज हो, यहाँ हमारे बेसिक अंदरूनी मामलात के ऊपर कोई कंसेंसस होना मुश्किल है, तो इस चीज के ऊपर कंसेंसस कैसे हो सकता है? एंड इसके अंदर आई वुड लाइक टू ऐड कि खान साहब की गवर्नमेंट के टाइम पर ये सवाल उनसे मुलाकात में पूछा गया कि सुना यह जा रहा है कि इजराइल से, आपको याद होगा उस टाइम पे हेलीकॉप्टर की बड़ी बातें आ रही थी कि इजराइल से कोई जहाज आया है या इजराइल से कोई हेलीकॉप्टर, कुछ इस तरह की बात हो रही थी। एंड खान साहब ने सरासर कहा था कि पॉसिबल ही नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो इजराइल के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाए, ये नामुमकिन है और ऐसा होने ही नहीं देंगे, हम कैसे मॉरली इतना गिर सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को जरा जोड़ें और फिर कंसेंसस की जो आप कह रहे हैं कि कंसेंसस ऑब्वियसली बातचीत होनी चाहिए जिसके लिए कंसेंसस होना चाहिए, फिर वो कैसे होगा? डिप्लोमेटिक निगाह से अगर आप देखना चाहेंगे तो इस वक्त आपका एनिमी नंबर 1 इंडिया, और इंडिया के साथ आपके सिफारती ताल्लुकात, या ये फरमा दें कि आपके ताल्लुकात ठीक है, वहाँ पे आप शादियां भी कर रहे हैं, वहाँ जाना भी है। अभी आपकी ट्रेड नहीं है, लेकिन थ्रू थर्ड कंट्री आपका इंडिया के साथ भी अभी ट्रेड जारी है, कोई डिनाई नहीं कर सकते। तो इसराइल के साथ जो ये है, तो एक शायद कंटेनर गया है इसराइल में और उस पाकिस्तानी सिटीजन ने अगर तो उसने वाई वगैरह इम्पोर्ट, दुबई का आप देख लिए तो ऑलरेडी इसराइल क्लेम किया हुआ, तो इतने आगे बढ़ रहे हैं कि वो सिटीजन को रेजिडेंटशिप ठीक तकरीबन 5000 के करीब रेजिडेंट वीजा इसराइली। ये आपको एक फैसला करना पड़ेगा। इसराइल बहरहाल इस वक्त हकीकत आपको क्या चाहते हैं, सफ़े हस्ती से मिटाना चाहते हैं, और कर देखते हैं आपने कोशिश की है, नाकाम हो। आपको बातचीत करना है, उनका भी एक अपना वजूद है, उनको आप इज्जत से जो है विशवे नहीं कर सकते। तो इसलिए इस सियासत, सियासी लिहाज से भी, समाजी लिहाज से भी, इवन मजहबी आपको हर एक को स्पेस देनी होगी, और इसमें आप जो एक मसाले का रवैया है वो बाहर का पे ऑफ होता है, उससे नुकसान नहीं है। राइट एम्बेसडर आसिफ दरानी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। बहुत सारे लोग जनरली ये बात सोचते हैं कि तिजारत के तौर पर और सफारती जो ताल्लुकात हैं उनके तौर पर तो इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार करना बहुत लाजिम व मलजूम हो गया है। दुनिया के अंदर सर्वाइव करने के लिए सबके साथ सफारती ताल्लुकात बनाना ज़रूरी होंगे। एक्सपोर्ट पाकिस्तान को बढ़ाना है, पाकिस्तान को ज़र्रे मुबादला लेना है, लेकिन इसके साथ साथ जब इस तरह के इमेजेस सामने आते हैं जो मस्जिद अक्सा के ऊपर अटैक वाले होते हैं, तो एक मुसलमान की हैसियत से ज़रा दिल दहल सा जाता है और गुस्सा भी होता है, गम भी होता है कि हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ हो क्या रहा है। 14 फ़लस्तीनी बहन भाई जो हैं इस टाइम पर ज़ख्मी हैं, और ये रोज़ का तमाशा है उधर। जिस तरीके से भारत कश्मीर के साथ कर रहा है, उसी तरीके से इजराइल फ़लस्तीन के साथ कर रहा है। एक्सपोर्ट और सफारती ताल्लुकात, ये हुकूमत को, सियासी जमातों को और तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर डिसाइड करना है, लेकिन इसके ऊपर क्लैरिटी ज़रूर होनी चाहिए कि पीछे पीछे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और सामने हम लोग कुछ और तरीके से मामलात को लेकर चलें, तो उसके अंदर भी फिर एक इबाम, एक कन्फ्यूजन रहती है। बहरहाल इसी के साथ अनीका निसार को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।